हमने हमारी लास्ट वीडियो में लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स और स्कोप के बारे में थोड़ा बहुत समझा था और हमने एक नॉर्मल से फंक्शन का एक एग्जाम्पल भी देखा था। और उस फंक्शन को यूज करके हमने दो इंटीजर्स को ऐड करके उनका आउटपुट निकाल के देखा था। तो अब हम इस वीडियो में स्टोरेज क्लासेस को पूरा कवर करने वाले हैं। स्टोरेज क्लासेस हमारी होती क्या है? जिस तरीके से हम हमारे वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं अपनी मेमोरी में, वही स्टोरेज क्लासेस होती हैं। और चार तरीके होते हैं हमारे वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए। अभी हम यहाँ पर देखेंगे। A storage class defines the scope, which is the visibility and lifetime of the variables or functions within a C program। इसका मतलब क्या है? जो स्टोरेज क्लास होता है वो स्कोप, लाइफ टाइम और यहाँ पर हम डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू को भी पढ़ने वाले हैं। इन सब चीजों को बताता है वेरिएबल्स और फंक्शंस के लिए। तो हमारे वेरिएबल्स और फंक्शंस का स्कोप होता है और लाइफ टाइम होता है, उन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, उसी को हम स्टोरेज क्लास कहते हैं। तो यहाँ पर चार तरीके की स्टोरेज क्लासेस होती हैं। देयर आर 4 स्टोरेज क्लासेस इन सी लैंग्वेज। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स, एक्सटर्नल वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स, रजिस्टर वेरिएबल्स। और ये सब हम सी में अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। और हम इन चारों के लिए इनका स्कोप, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू और लाइफ टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्कोप हमारा क्या बताता है? स्कोप हमें बताता है कि कहाँ पर हम उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करके चेंज कर सकते हैं, और जिस रीजन में उसे हम चेंज कर सकते हैं वो पूरा रीजन हमारा स्कोप होता है उस वेरिएबल का। और डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है? अगर हमने किसी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं कराया हमारे उस वेरिएबल को, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है कुछ। जैसे हमने देखा था, हम वेरिएबल्स बनाते थे तो उनकी डिफॉल्ट वैल्यू एक ट्रैश वैल्यू होती थी। यहाँ पर हम अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सबकी अलग अलग तरीके की डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यूज होती है। और यहाँ पर हम लाइफ टाइम के बारे में बात करेंगे। लाइफ टाइम मतलब कब तक वो हमारा जो वेरिएबल हमने बनाया है वो हमारे रैम में मेमोरी लेता रहेगा, मतलब वो हमारे रैम में कब तक वहां स्टोर्ड रहेगा। इसका मतलब क्या है? जब हम एक वेरिएबल को बनाते हैं तो वो हमारे रैम में एक मेमोरी ले लेता है। इसके बारे में हमने पढ़ा है। जैसे इंटीजर टाइप का वेरिएबल 4 बाइट्स लेता है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल 1 बाइट लेता है। वैसे ही जितने भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं वो सब एक मेमोरी ले लेते हैं। और जब तक वो मेमोरी लेके रखेंगे, मतलब जब तक वो वेरिएबल सेव्ड रहेगा हमारे रैम में, उसे हम लाइफ टाइम कहते हैं। तो ये तीनों चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे अपने हर टाइप के वेरिएबल के लिए। तो हमारे फर्स्ट वेरिएबल्स जो होते हैं वो होते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। और अब हम देखते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते क्या है। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं दैट वी हैव सीन टिल नाउ। तो ये क्या बोल रहा है? ऑटोमेटिक वेरिएबल कोई नई चीज नहीं है। जैसे हम वेरिएबल्स बनाते थे इंट एन, कैर सी, ऐसे ही अलग अलग डेटा टाइप्स के हम वेरिएबल बनाते थे, उसी को हम ऑटोमेटिक वेरिएबल्स बोलते हैं। ऑटोमेटिक मतलब अपने आप, मतलब ऑटोमेटिक वेरिएबल्स को बनाने के लिए हमें कुछ अलग नहीं करना होता, वो अपने आप बन जाते हैं। और इसका स्कोप जो होता है वो लोकल होता है उस फंक्शन ब्लॉक के लिए। इसके बारे में हमने पढ़ा है। लोकल वेरिएबल्स क्या होते थे? जिस फंक्शन ब्लॉक में हम बनाते हैं उसी फंक्शन ब्लॉक में वो एग्जिस्ट करते थे, या फिर उसी फंक्शन ब्लॉक के अंदर हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो हमारा स्कोप हो जाता है। और ऑटोमेटिक वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है? वो लोकल होता है उस फंक्शन ब्लॉक के लिए जिसमें हम उसे डिफाइन करते हैं। और इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है गार्बेज वैल्यू, जिसके बारे में हमने देखा है। हम एक वेरिएबल बनाते हैं नॉर्मली तो वो एक गार्बेज वैल्यू ही सेव करता है। यहाँ पर मैंने लाइफ टाइम को चेंज करा है, लाइफ टाइम में गलत लिखा हुआ था। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। लाइफ टाइम होती है हमारी टिल द एंड ऑफ द फंक्शन दे आर डिक्लेयर्ड इन, या फिर डिफाइंड इन। जिस फंक्शन में हम उसे बनाते हैं वो फंक्शन जैसे ही खत्म हो जाता है वैसे ही हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल भी खत्म हो जाता है। मतलब वो फंक्शन जब हमारा खत्म हो गया तो हमने जो मेमोरी ले रखी थी रैम में, वो मेमोरी रिलीज हो जाएगी। मतलब इनका लाइफ टाइम होता है बस उस फंक्शन ब्लॉक के लिए जिसमें वो डिफाइंड होते हैं, और उनका स्कोप होता है लोकल टू द फंक्शन ब्लॉक, और उनकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है। और अब हम यहाँ पर एक कीवर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑटो कीवर्ड। ऑटो कीवर्ड is used to make an automatic variable, but if you don't use it the default variable will be a auto variable। की जगह यहाँ पर एन होगा, यहाँ पर एन आना चाहिए। ऑटो कीवर्ड को हम यूज करते हैं एक ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाने के लिए, लेकिन आप यूज नहीं भी करोगे तो वो डिफॉल्ट एक ऑटो वेरिएबल ही सेव होता है। ये मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप यहाँ पर ऑटो नहीं भी लिखोगे,
यहाँ अगर आपने ऑटो नहीं लिखा है, जो कि हम करते आए हैं अभी तक, यहाँ पर ऑटो नहीं लिखा था तो भी वो एक ऑटोमेटिक वेरिएबल ही होता था। मतलब अभी तक हमने जितने भी वेरिएबल्स बनाए थे नॉर्मली, वो लगभग सारे ही ऑटोमेटिक वेरिएबल्स थे। और नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्सटर्नल वेरिएबल्स। एक्सटर्नल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? दे आर टर्म्ड एज ग्लोबल वेरिएबल्स एंड कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड बाय एनी फंक्शन इन द प्रोग्राम। ये कौन से होते हैं? ये ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। जैसे हमने देखा, वो जो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे लोकल वेरिएबल्स ही होते थे, और ये जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। इन वेरिएबल्स को हम कहाँ डिफाइन करते हैं? हम प्री प्रोसेसर कमांड के नीचे ही इन वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, और ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स कहे जाते हैं, और इन्हें हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और किसी भी फंक्शन में इसे हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक नई चीज है, एक्सटर्न कीवर्ड। एक्सटर्न कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सटेंड द विजिबिलिटी ऑफ फंक्शन और वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? एक्सटर्न वेरिएबल हम क्यों यूज करते हैं? किसी भी ग्लोबल वेरिएबल की विजिबिलिटी को एक्सटेंड करने के लिए। ये जो ऑटो और एक्सटर्न कीवर्ड्स हैं, इनके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। हम एक प्रोग्राम देखेंगे तो वहां पर मैं आपको और अच्छे से इस चीज को समझाऊंगा। अभी इतना समझो कि जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं, और जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं। और अब हमारे आते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल्स का हमारा बहुत काम होता है, लेकिन हम इन्हें बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। बट हम इसे देखते हैं कि ये होता क्या है। स्टैटिक वेरिएबल्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रिजर्विंग देयर वैल्यू इवन आफ्टर दे आर आउट ऑफ देयर स्कोप। ठीक है, इनका स्कोप तो उतना ही होता है, इनका स्कोप लोकल टू द फंक्शन ब्लॉक होता है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये अपनी वैल्यू को प्रिजर्व करता है इवन आफ्टर दे आर आउट ऑफ स्कोप। इस चीज को और अच्छे से हम प्रोग्राम में समझेंगे। Static variables preserve their previous value in the previous scope and are not initialized again in the new scope. इसका मतलब ये होता है कि स्टैटिक वेरिएबल्स अपनी वैल्यू को प्रिजर्व करके रखते हैं अपने पुराने स्कोप में, और हमें अगर नए स्कोप में उसे लाना है तो हमें उसे वापस इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू वहीं से सेव होके आ जाएगी हमारे पास। हम यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल बनाते कैसे हैं? वी यूज स्टैटिक कीवर्ड टू डिफाइन द वेरिएबल इज स्टैटिक। ठीक है, क्या होता है, हम यहाँ पर स्टैटिक लगा देंगे किसी भी वेरिएबल के आगे। पहले हम स्टैटिक लिखेंगे, फिर हम डेटा टाइप लिखेंगे, फिर हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ये तीन चीज कर देंगे हम, तो हमारा स्टैटिक वेरिएबल अपने आप इनिशियलाइज हो जाएगा, जो इन टाइप का है और उसका नाम हार्दिक है। और यहाँ पर मैंने एक अपने दोस्त का नाम इसलिए लिया है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नामों में इसलिए होती है कि हम एक मीनिंगफुल नाम रखें। जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं इनकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 होती है, और इनका लाइफ टाइम क्या होता है? थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। हमने एक्सटर्नल वेरिएबल्स का डिफॉल्ट वैल्यू और लाइफ टाइम के बारे में नहीं देखा था। यहाँ पर भी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 0 ही होती है। जब हम एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, वो ट्रैश वैल्यू नहीं होती। और यहाँ पर लाइफ टाइम क्या होता है? टिल द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब ये एक्सटर्नल वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे प्रोग्राम के एंड तक रहते हैं, और एंड तक अपनी मेमोरी सेव करके रखते हैं हमारे रैम में। और हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो भी बिल्कुल सेम होते हैं, वो भी पूरे लाइफ टाइम के लिए उस मेमोरी को सेव करके रखेंगे। और हमारे ऑटोमेटिक वेरिएबल्स बस फंक्शन ब्लॉक में ही रहते हैं, और जैसे ही वो फंक्शन ब्लॉक खत्म होता है वैसे ही हमारा जो वेरिएबल की मेमोरी होती है वो रिलीज हो जाती है। हमारे लास्ट टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं रजिस्टर वेरिएबल्स। रजिस्टर वेरिएबल्स क्या होते हैं? रजिस्टर वेरिएबल्स रिक्वेस्ट द कंपाइलर टू स्टोर द वेरिएबल इन द सीपीयू रजिस्टर इंस्टेड ऑफ द रैम फॉर फास्टर एक्सेस। रजिस्टर वेरिएबल क्या होते हैं? वो हमारे सीपीयू रजिस्टर में उस वेरिएबल को सेव करा देते हैं। नॉर्मली जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी मेमोरी रैम में सेव होती है, लेकिन जब हम एक रजिस्टर वेरिएबल बनाते हैं तो फास्टर एक्सेस के लिए, मतलब हम बहुत जल्दी उसे एक्सेस करना चाहते हैं, इसलिए हम उसे सीपीयू के रजिस्टर में सेव कराते हैं। The variables which are frequently used in the programs are generally defined as register variables. जो ये रजिस्टर वेरिएबल्स होते हैं ये हम बनाते क्यों हैं? ये हम जब ही बनाते हैं जब हमारे पास कोई एक वेरिएबल है जिसे हम फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं, और जब हम ऐसा वेरिएबल देखते हैं तो हम रजिस्टर वेरिएबल बना देते हैं उसे। लेकिन हम नॉर्मली प्रोग्राम्स में रजिस्टर वेरिएबल का यूज करने नहीं वाले। मैं ये चीज आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि
जो स्टोरेज क्लासेस होते हैं वो कितनी टाइप के होती हैं, तो आप आंसर कर पाओ कि हाँ ये 4 टाइप्स की होती हैं और हम 4 तरीके से वेरिएबल्स को बना सकते हैं। इसका स्कोप जो होता है वो लोकल होता है उस फंक्शन में जिसमें इसे डिफाइन करते हैं, और इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू एक गार्बेज वैल्यू होती है, और इसका जो लाइफ टाइम होता है वो एंड ऑफ द फंक्शन ब्लॉक तक ही रहता है। तो रजिस्टर वेरिएबल्स ऑटोमेटिक वेरिएबल्स जैसे ही होते हैं, स्कोप, डिफॉल्ट वैल्यू और लाइफ टाइम के लिए। इनका बस काम थोड़ा अलग होता है क्योंकि ये फास्टर एक्सेस के लिए यूज होते हैं। और जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं और हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, मतलब एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं, उनका डिफॉल्ट वैल्यू, लाइफ टाइम और स्कोप सेम होता है, मतलब सेम तरीके का होता है। बस इसमें ये होता है कि एक्सटर्नल वेरिएबल्स का जो स्कोप होता है उस पे कोई बाउंड नहीं होता, वो हम कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं और कहीं से भी उस वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारी अलग तरीके की स्टोरेज क्लासेस थी, और ये हमारी 4 स्टोरेज क्लासेस यहाँ पर कवर हो गई हैं इस वीडियो में। हम अब क्या करने वाले हैं, इन वेरिएबल्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे और हम समझेंगे अपने प्रोग्राम में कि हम इसे यूज कैसे करते हैं। तो गाइस चलते हैं हम अपने कोड में। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम पहले से आपके लिए बना रखा है। इसमें मैं आपको ऑटो और एक्सटर्न कीवर्ड के बारे में बताने वाला हूँ, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स कैसे होते हैं, और ऑटोमेटिक और एक्सटर्नल वेरिएबल्स को ही हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक stdio.h फाइल इंक्लूड कराई, और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है। आप अभी के लिए ये चीज हटाओ, यहाँ से आपने हटाई, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का जिसका नाम है x, और उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी है 32। यहाँ पर हम वैल्यू अगर असाइन नहीं करते तो क्या होता, उसकी वैल्यू 0 से हो जाती, क्योंकि एक ग्लोबल वेरिएबल की डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जो होती है वो होती है 0। इसके बाद मैंने क्या लिखा है, इसके बाद मैंने एक्सटर्न कीवर्ड का असली मतलब लिखा है। एक्सटर्न कीवर्ड क्या बताता है कि ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है वो कहीं आउटसाइड द फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल बनाया है इंट बी, और उसको वैल्यू दी है 8, और अगर हम वैल्यू नहीं देते तो वो 0 हो जाती, बट यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी है और वो 8 है। तो यहाँ पर हम अंदर देखो, एक बार अंदर जब हमने मेन फंक्शन में इस वेरिएबल को बनाया है तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं एक्सटर्न इंट बी। अगर हम यहाँ एक्सटर्न नहीं लगाते तो ये इसको लोकल वेरिएबल मान लेता, लेकिन हमने जैसे ही इसे एक्सटर्न लगाया है यहाँ पर, ये एक्सटर्न लगाने से जो हमारा कंपाइलर है वो समझ जाएगा कि इस वेरिएबल को मैं बाहर ढूंढूंगा, इस वेरिएबल को कहीं बाहर ढूंढूंगा और बाहर मुझे मिल जाएगा। और यही एक्सटर्न कीवर्ड का काम होता है। एक्सटर्न कीवर्ड कंपाइलर को बोलता है कि इस वेरिएबल को, ये जो आपने वेरिएबल बनाया है बी, इस वेरिएबल को आप बाहर ढूंढो, मैंने इसे बाहर डिफाइन कर रखा है। और यहाँ पर हमने नीचे नेक्स्ट लाइन में वैल्यू प्रिंट भी करवाई हुई है, वैल्यू ऑफ द एक्सटर्न वेरिएबल्स एक्स एंड बी। यहाँ पर हम बी की वैल्यू जब देखेंगे तो हमारी 8 आएगी, और अगर यहाँ पर एक्सटर्न यूज नहीं होता तो वो एक ट्रैश वैल्यू होती। तो हम इन सब चीजों को अभी करके देखेंगे इम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले मैं पूरा कोड आपको समझा देता हूँ, यहाँ तक हमने समझ लिया। हम मेन फंक्शन में पहला लाइन देखते हैं। पहली लाइन में क्या लिखा है हमने, ऑटो इंट ए इक्वल्स 28। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आप ऑटो नहीं भी लिखोगे तो भी ये सेम चीज होगी। ऑटो नहीं लिख के इसे यूज करूंगा तो वही होगा, ऑटो लिख भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑटो कीवर्ड हमारा इनसिग्निफिकेंट हो गया यहाँ पर, क्योंकि वो डिफॉल्ट में वैसे भी लोकल वेरिएबल ही सेव करता है। बट यहाँ पर ऑटो का मीनिंग आपको बताना था, इसलिए बता दिया गया है कि ऑटो क्या करता है, एक लोकल वेरिएबल बना देता है। और हमारा फिर एक्सटर्न इंट बी हमने लिखा है, जो हमने समझा कि एक्सटर्न देखते ही हमारा कंपाइलर बाहर ढूंढेगा। यही हमारा काम है कीवर्ड का। एक्सटर्न कीवर्ड दो चीजें करता है, एक्सटर्न कीवर्ड कंपाइलर को बताता है कि वेरिएबल कहीं बाहर डिफाइंड है, और इससे क्या होता है कि हमारा जो वेरिएबल, जो ग्लोबल वेरिएबल है, उसकी विजिबिलिटी को थोड़ा इंक्रीज कर देता है। वो यहाँ से लिख के भी बाहर वाली चीज को एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली हम ऑटो और एक्सटर्न ये सारी चीजें यूज नहीं करेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको बस मतलब इसका समझा रहा हूँ कि होता क्या है। और फिर हमने यहाँ पर प्रिंट क्या किया है, द वैल्यू ऑफ ऑटो वेरिएबल इज परसेंटेज डी बैकस्लैश एन, और यहाँ पर हमने ए लिख दिया है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 28 आ जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करते तो यहाँ पर परसेंटेज डी की जगह हमारा क्या आता, एक ट्रैश वैल्यू जो हम जानते हैं। फिर हमने क्या किया है, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ एक्सटर्न वेरिएबल्स एक्स एंड बी परसेंटेज डी बैकस्लैश एन, और हमने एक्स और बी दे दिए हैं। एक्स देखते ही कंपाइलर क्या करेगा,
सबसे पहले वो हमारा लोकल वेरिएबल ढूंढेगा एक एक्स, लेकिन यहाँ पर लोकल वेरिएबल उसे नहीं मिलेगा तो वो ग्लोबल पे चला जाएगा। और ग्लोबल वेरिएबल तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं हम, उसका स्कोप पूरे हमारे प्रोग्राम में होता है और हम किसी भी फंक्शन से एक ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए वो एक्सेस करके यहाँ पर x की वैल्यू 32 डाल देगा और b की वैल्यू हमारी देखेगा। यहाँ पर पहले इसने देखा लोकल में यहाँ पर डिफाइंड है b, लेकिन हमारे कंपाइलर को वो क्या बोल रहा है कि ये एक्सटर्न वेरिएबल है, मतलब इसे आप बाहर ढूंढो। और ये बाहर ढूंढेगा तो यहाँ देखिएगा b की वैल्यू 8 है और यहाँ पर b की वैल्यू 8 भी सेव हो जाएगी और रन हो जाएगी। और x इक्वल्स हमने 15 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू को हमने एक मॉडिफाई किया है। ये मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ कि हम एक ग्लोबल वेरिएबल को अपने लोकल फंक्शन में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मतलब हमने मेन फंक्शन में ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करा और फिर हमने प्रिंट कराई उसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड एक्सटर्न वेरिएबल इज परसेंटेज डी और फिर बैकस्लैश एन और यहाँ पर x हमने लिख दिया और रिटर्न 0 कर दिया है, ठीक है। अभी हम इस चीज को ऐसे ही रन करा कर देखेंगे और मैं आपको सारे आउटपुट समझा दूंगा अच्छे से। तो गाइज यहाँ पर ये रन हो गया है और ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर इसने 3 लाइन प्रिंट करी है। पहली लाइन में क्या है, द वैल्यू ऑफ ऑटो वेरिएबल इज 28, यहाँ पर 28 और जैसे हमने देखा था वैसे ही है पूरा। यहाँ पर ऑटो हटा के भी इसको हम रन कराएंगे एक बार और हम ऑटो हटा के इसको रन कराएंगे तो यहाँ पर सेम चीज आनी चाहिए और वो सेम चीज आ गई है। फिर हम क्या देख रहे हैं अगली लाइन में, द वैल्यू ऑफ एक्सटर्न वेरिएबल्स x एंड b इज 32 और 8। यहाँ पर 32x था तो वो प्रिंट हो गया, b हमारा 8 था तो इसने ढूंढ के 8 प्रिंट कर दिया है। फिर हमारी मॉडिफाइड एक्सटर्न वेरिएबल की वैल्यू क्या है, x विच इज इक्वल टू 15, क्योंकि हमने यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया और वो प्रिंट हो गई है। तो गाइज यहाँ पर हम एक्सटर्न लगाएंगे, मान लो अगर यहाँ पर हमने एक्सटर्न लगा दिया और अब इसे रन करा कर देखते हैं। और अब हमने इसे रन कराया तो क्या आया, एक वार्निंग आई है, एक्स इनिशियलाइज्ड एंड डिक्लेयर्ड एक्सटर्न। इसका मतलब क्या है कि जब इसने एक्सटर्न देखा, हमारे कंपाइलर ने एक्सटर्न देखा तो उसने सोचा कि ये एक्स जो है वो कहीं बाहर डिफाइंड है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए हम इस एक्सटर्न को यहाँ पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें कहीं बाहर यूज नहीं करना, क्योंकि ये वैसे भी एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो गाइस ये था एक्सटर्न और ऑटो का काम, हम एक्सटर्न नहीं भी लगाएंगे तब भी वही होगा। तो गाइस यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें समझ ली है। अब हम चलते हैं स्टैटिक वेरिएबल पे। हमने एक्सटर्न और ऑटो कीवर्ड का मतलब समझ लिया और उनका यूज समझ लिया, और अभी हमने स्टैटिक कीवर्ड और स्टैटिक वेरिएबल के बारे में समझना है। तो हम इसको अच्छे से समझते हैं अभी। यहाँ पर क्या है, हमने सबसे पहले क्या किया, हैश इंक्लूड stdio.h, हमने stdio.h नाम की फाइल हमारे फंक्शन में इंक्लूड करा दी है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कुछ कमेंट लिखे हैं और मैं इन सब कमेंट्स को आपको समझाता हूँ क्योंकि मुझे स्टैटिक वेरिएबल आपको बिल्कुल क्लियर कर देना है इस वीडियो में। तो यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल्स आर नोन टू रिटेन देयर वैल्यू इवन आफ्टर दे एग्जिट द स्कोप। ये चीज हमें पता है कि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो अपनी वैल्यू को रिटेन कर लेता है। फिर क्या है, दे रिटेन देयर वैल्यू एंड आर नॉट इनिशियलाइज्ड अगेन इन द न्यू स्कोप। ये चीज हमने पहले भी देखी है कि ये जो अपनी वैल्यू को रिटेन कर लेता है तो हमें इसे न्यू स्कोप में वापस डिफाइन नहीं करना होता, और इस चीज को हम इस प्रोग्राम में भी समझेंगे अभी। फिर हमने क्या देखा यहाँ पर, सिंटैक्स। ये हम क्या करते हैं, पहले स्टैटिक कीवर्ड लिखते हैं, फिर हम डेटा टाइप लिखते हैं जैसे इंट, फ्लोट या फिर डबल, और यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं और फिर हम वेरिएबल की वैल्यू लिख देते हैं। अगर हम वेरिएबल की वैल्यू नहीं लिखेंगे तो वो एक डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होगी जो कि हमारी 0 होती है। फिर क्या है, यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल इज केप्ट इन द मेमोरी टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम वेयर एज अ नॉर्मल वेरिएबल इज डिस्ट्रॉयड व्हेन अ फंक्शन इज ओवर। इसने स्टैटिक वेरिएबल और एक ऑटोमेटिक वेरिएबल का डिफरेंस बताया है कि स्टैटिक वेरिएबल हमारा एंड तक सेव्ड रहता है, जो हमारा ऑटोमेटिक मतलब एक नॉर्मल वेरिएबल होता है वो हमारे फंक्शन ब्लॉक तक ही रहता है और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी मेमोरी जो होती है वो फ्री हो जाती है। और अब हमने नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन होल्ड्स द वैल्यू नॉट ओनली टिल द एंड ऑफ द फंक्शन ब्लॉक बट टिल द एंड ऑफ द एंटायर प्रोग्राम। मतलब हमने एक स्टैटिक वेरिएबल को जब वैल्यू दे दी है तो वो बस फंक्शन के अंदर ही नहीं, वो पूरे एंड ऑफ प्रोग्राम तक उस वैल्यू को होल्ड करके रखता है और उस वैल्यू को अपने रिटेन करके रखता है। तो यहाँ पर हम अब फंक्शन को देखते हैं, हमने किया क्या है यहाँ पर, और स्टैटिक वेरिएबल को समझते हैं अच्छे से। हमने क्या किया, ऊपर हमने stdio.h फाइल इंक्लूड करा ली है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं। हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है और उसका जो रिटर्न टाइप लिखा है वो वॉइड है। हम यहाँ पर हमारा एक मेन फंक्शन भी है
और मेन फंक्शन हमारा इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी फंक्शन है, लेकिन उसके पहले हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया है जिसका नाम हमने रखा है फन। और इस फन में हमने क्या किया है, इसका रिटर्न टाइप हमने वॉइड किया है। तो यहाँ पर एंड में हमें कुछ रिटर्न नहीं करना होगा, और यहाँ पर हमने फन लिखा है और उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो कुछ भी नहीं डाले, जैसे हम मेन फंक्शन में करते हैं। मतलब ये जो फंक्शन है ये कुछ लेगा नहीं और कुछ देगा भी नहीं, लेकिन इसके अंदर जो कोड है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा जब भी हम इसे कहीं पे कॉल करेंगे। और इसके अंदर हमने कोड क्या लिखा है, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसका नाम हमने a रखा है और उसको वैल्यू 1 दे दी है। और फिर हमने एक स्टैटिक इंटीजर बनाया है जिसका नाम हमने b रखा है और उसकी वैल्यू हमने 10 दे दी है। और ये चीज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको यहाँ पर स्टैटिक और एक नॉर्मल वेरिएबल में बेसिक डिफरेंस समझाना चाहता हूँ। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं और हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, इन वैल्यूज को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर a और b प्रिंट होने के बाद a की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और b की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। हमने यहाँ पर मेन फंक्शन बनाया है, मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो एंड में हम रिटर्न 0 करेंगे। और मेन फंक्शन में हमारा कोई भी कोड नहीं है, हम बस इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है फन। और इस फन को कॉल करते ही हम क्या करेंगे, ये कुछ रिटर्न नहीं करता बट ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन करता है, कुछ चीजें करेगा और उन स्टेटमेंट्स में ये प्रिंट भी करा रहा है, तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे कुछ प्रिंट होके आएगा। हमने इस फंक्शन को कॉल किया और हमने इसे कुछ दिया नहीं है क्योंकि ये कुछ मांगता भी नहीं है। तो यहाँ पर हम इसे रन कराएंगे सेव करके। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने इस फंक्शन को रन कराया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुई, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 10 आ गई एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल किया। पहले हमारा कंपाइलर क्या करेगा, पहले हमेशा हमारा कंपाइलर मेन फंक्शन से रीड करना शुरू करता है। वो रीड करेगा और अंदर घुसते ही देखेगा हमने फंक्शन को कॉल किया है, ये इस फंक्शन पे जाएगा। इस फंक्शन पे जाने के बाद ये देखेगा यहाँ पर एक a वेरिएबल बनाया हुआ है जिसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल b बनाया हुआ है जिसकी वैल्यू 10 है। उसके बाद ये देखेगा दो प्रिंटफ फंक्शंस हैं जहाँ पर हमने a और b की वैल्यू को प्रिंट करा दिया है। उसके बाद ये देखेगा जो a और b की वैल्यू है वो इंक्रीज करा दी गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, a और b की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फन को वापस बुलाएंगे, हमने इस फन फंक्शन को वापस बुलाना है। और अब हम इसे वापस बुलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसे हम रन कराने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होना चाहिए। जब हम फन को वापस बुलाएंगे तो क्या होगा, हमने वैल्यूज बढ़ा दी थी, तो यहाँ पर क्या होगा, फन वापस कॉल होगा और a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 11 प्रिंट होनी चाहिए एज एक्सपेक्टेड। लेकिन हम यहाँ पर इसे रन करा कर देखेंगे, तो यहाँ पर हमने रन कराया तो a की वैल्यू क्या हो गई, सेकेंड टाइम में a की वैल्यू हो गई 1 और b की वैल्यू हो गई 11। मतलब a की वैल्यू तो 1 ही रही है लेकिन b की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं इस चीज को आपको समझाता हूँ। पहले हमने फन को कॉल किया तो वो चीज हो गई, सारी इंप्लीमेंटेशन हो गई, a की वैल्यू 2 हो चुकी है और b की वैल्यू हमारी 11 हो चुकी है। फिर ये फंक्शन जब फिर से हमने कॉल किया तो ये क्या हुआ, कंपाइलर वापस इसके पास गया। फिर इसने देखा a की वैल्यू तो 2 थी, लेकिन हमने यहाँ क्या किया, a की वैल्यू को हमने फिर से असाइन किया है और a की वैल्यू को हमने फिर से 1 कर दिया है। और यहाँ पर फिर हमने यहाँ देखा कि एक स्टैटिक वेरिएबल है, और जब हम स्टैटिक वेरिएबल को देखते हैं कंपाइलर इसे देखते ही बोलेगा कि आपने एक बार इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू तो मैं इसे फिर से इनिशियलाइज नहीं करूंगा, लेकिन जो पहले वाली वैल्यू थी उसी को यूज कर लूंगा। इसका मतलब क्या, जो पहले वाली वैल्यू इंक्रीमेंटेड वैल्यू 11 थी वो यूज हो जाएगी और अब इसका कोई काम ही नहीं है, अब ये इसको देखेगा ही नहीं। जब हम फंक्शन को वापस कॉल करते जाएंगे ये स्टैटिक देखेगा ही नहीं कि हाँ बी की वैल्यू वापस से 10 असाइन हो रही है, वो बस इंक्रीमेंटेड वैल्यूज को डालता जाएगा और प्रिंट कराता जाएगा। बट एक नॉर्मल वेरिएबल जब वो देखता है तो वो उसे वापस असाइन करता रहता है। तो मान लो अगर हम इसे वापस कॉल करना चाहेंगे, इसको आप कॉपी कर लो और अब आप इसको 4 बार कॉल कर लो, ठीक है। आपने इसे 4 बार कॉल किया और आप इसे वापस सेव करके रन कराओ। आप देखोगे, आप यहाँ पर देखोगे a की वैल्यू 1 थी, फिर b 10 हो गया, फिर a की वैल्यू 1 ही रह गई क्योंकि यहाँ पर जब कंपाइलर वापस आया तो उसने देखा कि a की वैल्यू हमें फिर से असाइन करनी है और वो फिर वापस 1 डाल देगा। लेकिन ये स्टैटिक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू वो चेंज नहीं कर सकता, जब एक बार इनिशियलाइज हो गई तो हो गई। अब वो बस इंक्रीमेंटेड वैल्यूज डालेगा और जो हमारा ये जो वेरिएबल है ये अपनी वैल्यू रिटेन करता है पिछले ही फंक्शन से। मतलब जब इसकी वैल्यू 11 हो गई तो वो 11 ही प्रिंट कराएगा, फिर 12 हो गई तो वो 12 कराएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कराते जा रहे हैं। ए को इंक्रीमेंट कराने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ए बार बार फिर से असाइन हो जा रहा है,
लेकिन बी को इंक्रीमेंट कराने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि बी हमारा वापस असाइन नहीं होगा, बी की हमारी इंक्रीमेंटेड वैल्यूज ही आएगी। और वैसे ही हमारा जब 4 बार कॉल हुआ है तो यहाँ 12, 13, 14 और 15 आ गया है, बट ए 1 1 1 1 1 ही रह गया है। यहाँ पर हमने इस फंक्शन को 6 बार कॉल किया है, और यहाँ पर हमने देखा एक नॉर्मल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है। और आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। ये चीजें आप लिख लो, आप फिर से रीड करना और इस फंक्शन को फिर से रन करा कर देखना, खुद बनाओ, खुद टाइप करो और खुद रन करो, तब आपको समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है। अभी हम स्टैटिक वेरिएबल के लिए एक और चीज देखते हैं। स्टैटिक वेरिएबल में एक इंपॉर्टेंट रूल होता है। जब हम स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, इस रूल को पहले मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। स्टैटिक वेरिएबल कैन ओनली बी इनिशियलाइज बाय कांस्टेंट वैल्यू। मतलब क्या है इसका, कि जब हम स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है और इसे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं इक्वल सम को कॉल करके। यहाँ पर क्या है, ये जो सम फंक्शन है, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है सम, और ये इंटीजर रिटर्न करता है। ये लेता कुछ भी नहीं है, बट ये रिटर्न करता है a प्लस बी की वैल्यू, और a प्लस बी तो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, तो ये जो फंक्शन है हमारा इन ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है और इनकी वैल्यूज को मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये a और b की वैल्यूज 10 और 10 देख लेगा, और 10 प्लस 10 20 रिटर्न कर देगा। मतलब यहाँ पर हम जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये 20 रिटर्न करेगा। बट यहाँ पर जब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं इसे, यहाँ पर हमें एक इंटीजर डालना है और हम इसे सम दे रहे हैं और ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट से ही इनिशियलाइज हो सकता है। मतलब ये हमारा एरर थ्रो करेगा। और अब इसे मैं रन करा कर भी दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारा आ गया इनिशियलाइजर एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट। मतलब हम स्टैटिक वेरिएबल को नहीं कर सकते इनिशियलाइज जो कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे इस चीज से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। और हम यहाँ पर सम को कॉल नहीं कर सकते। यहाँ पर हम वैल्यू 34 रखेंगे, तो ये हम रन कराएंगे तो वो हो जाएगा और बोलेगा कि हाँ हम 34 मैं प्रिंट कर दूंगा और वैल्यू ऑफ आई 34 आ गई। या अगर आप कुछ भी इनिशियलाइज नहीं कराओगे तो वो एक डिफॉल्ट वैल्यू होगी, और वो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ आई 0 आ जाएगी। बट अगर आपने कोशिश करी यहाँ पर कुछ भी और डालने की, जैसे कोई फंक्शन कॉल, तो ये वर्क नहीं करेगा और वो एक एरर थ्रो कर देगा। तो गाइज इस वीडियो में हमने बहुत ज्यादा कंटेंट देख लिया है, और अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इस वीडियो को फिर से देखो और धीरे धीरे इन चीजों को समझो, और जितनी भी चीजें यहाँ पर बताई गई है उन सब चीजों को खुद से इंप्लीमेंट करके देखो और प्रैक्टिस करके देखो। तो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट्स और नए टॉपिक्स के साथ। तो गाइज थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू coach.sobism।